हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर हम डीएनए के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल हेलिक्स होता है, जिसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इसलिए हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बी डीएनए के फीचर्स को देखेंगे। बी डीएनए का क्लासिक स्ट्रक्चर होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड कॉइल होते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं। हेलिक्स राइट हैंडेड होता है और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये है डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो एक दूसरे के अराउंड कॉइल्ड होते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं। हेलिक्स राइट हैंडेड होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें तो थंब डबल हेलिक्स के एक्सिस को दर्शाता है और फिंगर्स के कॉइलिंग का डायरेक्शन डीएनए के स्ट्रैंड के कॉइलिंग को दिखाता है। स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, अर्थात अगर एक स्ट्रैंड का 5' to 3' इस डायरेक्शन में होता है तो दूसरे स्ट्रैंड का 5' to 3' इस डायरेक्शन में होता है। डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मेजर और माइनर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। हेलिक्स डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये है 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस। हेलिक्स राइज 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। ये है 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। हेलिक्स पिच 33.2 एंगस्ट्रॉम होता है, जो है एक हेलिकल टर्न का लेंथ या डिस्टेंस। हर हेलिकल टर्न में 10.4 बेस पेयर होते हैं। शुगर और फॉस्फेट चेन डीएनए के बैकबोन को बनाते हैं और बेस पेयर्स जो अंदर की ओर होते हैं वो स्टेयरकेस के स्टेप्स की तरह होते हैं। बी डीएनए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अकर होता है। आइए हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं। ये है मेजर ग्रुप, ये है माइनर ग्रुप। 2 स्ट्रैंड्स के बीच के डिस्टेंस को हम हेलिक्स डायमीटर कहते हैं, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम है। 2 बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को हम हेलिक्स राइज कहते हैं। यह 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। यह है एक हेलिकल टर्न जिसका लेंथ या डिस्टेंस होता है 33.2 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम हेलिक्स पिच कहते हैं। हर हेलिकल टर्न में 10.4 बेस पेयर होते हैं। शुगर एंड फॉस्फेट चेन डीएनए के बैकबोन को बनाते हैं और बेस पेयर्स अंदर की ओर होते हैं, जो कि स्टेयरकेस के स्टेप्स की तरह होते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि डीएनए ट्विस्टेड क्यों होता है। हम जानते हैं कि सेल में न्यूक्लियस होता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इस न्यूक्लियस में टाइटली पैक होने के लिए डीएनए क्रोमोसोम में कॉइल्ड या पैक्ड होता है और डीएनए का क्रोमोसोम में पैकिंग या कॉइलिंग स्टार्ट होता है उसकी ट्विस्टिंग से। ये ट्विस्टिंग होती है डीएनए और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शन से। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसेस की बात करें जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और स्टेयरकेस के स्टेप्स की तरह होते हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेसेस हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब ये वाटर को रिपेल करते हैं। अगर हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में लिक्विड होता है जो कि वाटर बेस्ड होता है। तो शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन जो डीएनए के आउटर साइड में होता है वो फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है और इसका हाइड्रोफिलिक नेचर इसे फेवर करता है। उसी तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जो कि अंदर की ओर होता है वो फ्लूइड से अवे होता है
और इसका हाइड्रोफोबिक नेचर इस चीज को फेवर करता है। साथ ही जब डीएनए की ट्विस्टिंग होती है तो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच डिस्टेंस और शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस होता है। और हमने क्या देखा कि डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से फर्मली फिट होते हैं। तो डीएनए की ट्विस्टिंग और एंटी पैरेलल होने की वजह से फर्म फिटिंग बेसेस के बीच फ्लूइड के फ्लो को रिड्यूस करता है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डीएनए की ट्विस्टिंग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शंस का आउटकम होता है, और ये इंटरैक्शन होता है डीएनए और सेल के वाटर कंटेंट के बीच। डीएनए का रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, जिन्हें हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में देखेंगे, ये भी डीएनए के डबल हेलिकल नेचर पे डिपेंड करता है। इसे हम इस तरह से समझते हैं, ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसके आउटर साइड में है, जो कि सेल के फ्लूइड कंटेंट के कंटैक्ट में आता है। और चूंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है इसलिए ये इसे फेवर करता है। उसी तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जो है अंदर की ओर होता है, जो कि सेल के फ्लूइड कंटेंट से दूर होता है। इसका हाइड्रोफोबिक नेचर इस चीज़ को फेवर करता है। जब डीएनए में ट्विस्टिंग होती है तो शुगर फॉस्फेट चेन और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस होता है। साथ ही हम जानते हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से फर्मली फिट होते हैं। और ये दोनों ही चीज़ नाइट्रोजनस बेसिस की ओर फ्लूइड कंटेंट के फ्लो को रिड्यूस करता है। तो इस तरह से ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलके या ये सारे कंडीशंस जो हैं वो डीएनए के ट्विस्टिंग को फेवर करते हैं। और डीएनए की ट्विस्टिंग जो है वो डीएनए और फ्लूइड कंटेंट के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन का आउटकम होता है। हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन शुगर फॉस्फेट बैकबोन और फ्लूइड कंटेंट के बीच, और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन नाइट्रोजनस बेसिस और फ्लूइड कंटेंट के बीच। साथ ही डीएनए से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, गुआनिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एडेनिन और थाइमिन जो है आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। उसी तरह बेसिस के आउटर एज जो कि एक्सपोज्ड होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। इसलिए डीएनए जो है इजीली एक्सेसिबल है या इजीली अवेलेबल है दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए भी, जैसे प्रोटीन्स जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन और जीन एक्सप्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके लिए भी डीएनए इजीली एक्सेसिबल होता है, जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डीएनए के रेप्लिकेशन और जीन एक्सप्रेशन में देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।